हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी में आप लोग लगे होंगे मेरे भाई। और आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 में जो पेपर हुआ था। कुल 99 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था मेरे भाई। और आज है वीडियो नंबर 8 यानी 8वां शिफ्ट हम लोग आज देखने वाले हैं। आपको एग्जाम का डेट मैं दिखाता हूँ, 22 अगस्त 2022 का सेकेंड शिफ्ट का आज का पेपर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। एग्जाम में सीधे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, और एक एक प्रश्न को हम लोग डिटेल्स में देखते हैं, तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और साथ में मैं आपको वीडियो के दौरान आपसे कुछ प्रश्न करता हूं मेरे भाई, जैसा कि मेरा आदत है कि आपको एक्टिव रखना है, तो प्रश्न का उत्तर भी देने का कोशिश आपको करना चाहिए कमेंट बॉक्स में। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से भाई आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ आपको नोटिस हुआ, पीडीएफ हुआ, ये सब दे दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम से जुड़ कर फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है कि डीसी मोटर के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो डीसी मोटर के बारे में जो भी बच्चे या मेरे भाई पढ़े होंगे उनका यह प्रश्न बिल्कुल सही हो सकता है। पहला कथन दिया गया, विभक्त वाले का कार्य धारा के प्रवाह को उलटना है। दूसरा कथन, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर संरेखित कुंडली की भुजाओं पर अधिकतम बल लगता है। और तीसरा कथन है, प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा के उलटने की वजह से कुंडली में निरंतर घूर्णन होता रहता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो है दोनों के दोनों सही है मेरे भाई। ठीक है, अब एक बार मैं सही आंसर को टिक करता हूँ। विभक्त वाले जो स्प्लिट रिंग होता है का कार्य धारा के प्रवाह को उलटना होता है, और प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा को उलटने की वजह से कुंडली में निरंतर घूर्णन होते रहता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 1 और 3 जो कथन दिए गए ये दोनों के दोनों सही हैं। भाई मोटर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, साथ में जनरेटर के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि कभी भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जिनका भी आईटीआई था वो तो इस प्रश्न को आसानी से कर सकते थे भाई। ठीक है ना, अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न पूछा गया, निम्न अभिक्रिया किसका उदाहरण है। तो MgOH ट्वाइस प्लस 2HCl मिलकर क्या बनाता है, MgCl2 प्लस 2H2O। यह है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। याद रखिएगा मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। भाई देखो, जब भी क्षार का अभिक्रिया अम्ल के साथ होता है, क्षार का अभिक्रिया अम्ल के साथ कराया जाता है, तो लवण का निर्माण होता है और साथ में जल बनता है, H2O बनता है मेरे भाई। ठीक है, यह है उदासीनीकरण अभिक्रिया की पहचान। जब भी हम क्षार के साथ अम्ल को मिलाते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है। अब आप सवाल में देखिए, MgOH ट्वाइस एक प्रकार का क्षार है मेरे भाई। ठीक है, OH तो क्षार में ही रहता है ना, आपको तो याद होगा भाई। ठीक है, और HCl क्या है, हमारा अम्ल है। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो MgCl2 यानी कि एक लवण का निर्माण हुआ और साथ में H2O का भी निर्माण हुआ, यानी जल का निर्माण हुआ। अब आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया से कोई समस्या नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न को। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है। पहला सवाल ध्यान रखेंगे, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, कोशिका सिद्धांत। और यह जो कोशिका सिद्धांत है मेरे भाई, वायरस पे लागू नहीं हो पाता है, और जिसको हिंदी में हम लोग विषाणु के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, वायरस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, जो कि स्लाइडेन और स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा गया, एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित किया जा सकती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो मैं 7 नंबर जो वीडियो मैंने करा रखा था उसमें बताया था आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का अंगूठे का नियम। ये जो नियम है मेरे भाई, ये आपको एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए। ठीक है, मैं वीडियो लाऊंगा भाई, इन सब पे एक एक सेपरेट वीडियो मैं कराने वाला हूँ, लेकिन उसका थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, क्योंकि मेरे मुंह के अंदर मेरे भाई थोड़ा छाले टाइप का हो गया, जिससे बोलने में काफ़ी दर्द हो रहा है, और इसलिए मैं आपको वीडियो 1-2 दिन पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। हाँ, आपके जो सर हैं, मनीष सर हैं, वो आपको लगातार वीडियो क्लासेस करा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। आप एनटीपीसी के फॉर्म डाले हो तो उनका क्लास आराम से करो मेरे भाई। सीजीएल और सीएचएसएल एमटीएस का भी पेपर कराया जा रहा है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आनंद लीजिए भाई। बिल्कुल 100% पेपर में वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना, अब देखते हैं अगले प्रश्न को। किसी चालक का प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। करेक्ट आंसर होगा, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है किसी चालक का प्रतिरोध। अब मेरे भाई, अनुक्रमानुपाती कभी कभी लिख देता है तो कभी कभी समानुपाती लिख देता है, दोनों का मतलब एक ही होता है मेरे भाई, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, फॉर्मूला आपको याद है, आर बराबर होता है L/A, ये आपको याद है ना फॉर्मूला। अब देखो, एल अगर बढ़ता है तो आर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एल फॉर क्या होता है, लंबाई होता है, और ए से क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, आर से क्या होता है, प्रतिरोध होता है। अब आप लोग इतने डिटेल्स में तो पढ़े होंगे ना मेरे भाई, तो आप छोटी छोटी बात को खुद से भी समझ सकते हैं। वैसे मैंने समझाने की पूरी कोशिश कर रखी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बड़े बांधों के निर्माण से
उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रभाव की आलोचना निम्न में से किस आधार पर नहीं की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक मेरे भाई, ठीक है। बड़े बांधों के निर्माण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रभाव की आलोचना मनोवैज्ञानिक के आधार पर नहीं की गई है, बाकी जो आर्थिक है, पर्यावरणीय है और सामाजिक आलोचना इनके आधार पर की गई थी मेरे भाई, बड़े बड़े बांधों का जब निर्माण हो रहा था तो, ठीक है ना। और उनसे जो समस्याएं आ रही थी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। आप इस प्रश्न को आराम से पढ़िए, आपको आंसर भी दिखने लगेगा, ठीक है। अब देखिए कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए थे। प्रश्न है कि चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाश किरण AB एक उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, उसका परावर्तन कोण पर क्या होगा? आपको बताना है परावर्तन कोण क्या होगा मेरे भाई, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बस आपको ध्यान से पढ़ना होगा मेरे भाई, ठीक है। तो देखो ये है आपका दर्पण, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो इस साइड में क्या हो जाएगा? लेप चढ़ जाएगा उत्तल दर्पण में। ये आपका मुख्य अक्ष है मेरे भाई, जिसको यहाँ पोल बोलते हैं। यहाँ इसका F हो जाएगा और यहाँ आपका C हो जाएगा, और कुछ इस प्रकार से दर्शाया गया है। और कहाँ से निकल रहा है? C से निकलते हुए प्रतीत हो रहा है किरण, और इसका नाम क्या है? A और B। ये AB नाम की एक किरण है मेरे भाई, प्रकाश की। देखो मेरे भाई, जब भी C से आते हुए प्रतीत होता है तो वो वापस भी C पर ही चला जाता है, ठीक है ना। जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से वापस चला जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का कोण बनेगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 डायोप्टर क्षमता वाले एक उत्तल लेंस को -3D क्षमता वाले एक अवतल लेंस के साथ जोड़ कर रखा गया है। इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी? बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़िया से आप लोग सॉल्व करेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, वीडियो को थोड़ा आप लोग शेयर कीजिए, कुछ पैसा तो आने दीजिए भाई। पैसा आएगा तो हम व्यवस्था भी ठीक कर लेंगे, बस आपके ऊपर है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है कि हाँ हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो आप शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। और देखिए P1 कितना है? तो 5 डायोप्टर है, और प्लस का P2 कितना है? माइनस का 3 डायोप्टर है। दोनों को जब ऐड करोगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा? 5 और माइनस का 3, 2 डायोप्टर हो जाएगा। कितना होगा? 2 डायोप्टर हो जाएगा। पावर क्या हुआ? पावर कितना हुआ मेरे भाई? 2 डायोप्टर हुआ। अब क्या कर रहा है? इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी? फोकस दूरी का फॉर्मूला, P से तो पावर होता है मेरे भाई और 1/f होता है, और क्या निकालना है हमको? F निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। तो F यहाँ आ जाएगा और 1/p हो जाएगा। ये फार्मूला निकल कर आपका सामने आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब जो वैल्यू हमको प्राप्त है उसको यहाँ लिख लेंगे। F बराबर 1/p का वैल्यू कितना आया? 2 आया है। यानी कि अगर ये कटेगा मेरे भाई, थोड़ा सा ऑप्शन आप लोग देखने का कोशिश कीजिएगा। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है मेरे भाई 50 सेंटीमीटर, यानी 1/2 का मतलब कितना होता है? 50 सेंटीमीटर होता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग मीटर में आंसर करते हैं ना। 1 मीटर आता तो 100 सेंटीमीटर, और 1/2 आया है इसलिए हमारा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मेंडल से पहले कई वैज्ञानिक ने मटर और अन्य जीवों में लक्षण की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे थे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत तर्क चुनना है मेरे भाई। तो मेंडल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। इन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण वाले जीवों की गिनती रखी थी, बिल्कुल सही कथन है मेरे भाई। दूसरा है, उन्होंने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था, जबकि उनसे पहले के वैज्ञानिक ने जीव को संपूर्ण रूप में लेकर अध्ययन किया था। ये भी मेंडल के नज़रिया से देखा जाए तो सही है। और तीसरा कथन है, उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया था। केवल वो वैज्ञानिक ही नहीं थे मेरे भाई, बढ़िया गणितज्ञ भी थे मेंडल, आपको पता होगा। चौथा कथन आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये कथन जो है गलत है। उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया था, ये आपका गलत हो जाएगा। यानी ये गलत ही तो पूछा था ना सवाल में मेरे भाई, हाँ गलत ही पूछा है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक एक प्रश्न देख लो मेरे भाई। 2022 का ग्रुप डी का पेपर है और बढ़िया लेवल का पेपर था मेरे भाई, ठीक है। प्रोपीन यौगिक की समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य कौन सा होगा? बहुत ही अच्छा लेवल का प्रश्न है मेरे भाई। प्रोपीन पूछा है तो ध्यान रखिए मेरे भाई, C3H6 हो जाएगा। प्रोपीन आप लोग को एल्कीन, एल्काइन, एल्केन याद है इसका फॉर्मूला? तो प्रोपीन आता है आपका एल्कीन के अंडर में, ठीक है मेरे भाई। तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो नोट कर लीजिएगा। CnH2n होता है एल्कीन का फॉर्मूला। अब देखिए C जो है 3 है और H कितना है? 6 है, क्योंकि डबल हो जा रहा है ना N, ठीक है मेरे भाई। पूछा है अगला चौथा सदस्य, तो इसके बाद तो C4 और H8 आना चाहिए मेरे भाई। ये पहला हुआ, फिर दूसरा C5 हो जाएगा,
तीसरा हो जाएगा C6 और चौथा हो जाएगा मेरे भाई C7 और इसका कर देंगे डबल तो हो जाएगा H14। करेक्ट आंसर होगा C7 और H14 आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। इस फार्मूला का आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आप लोग के लिए वर्क देते हैं। एल्केन का फार्मूला बताइए। एल्कीन का फार्मूला मैंने बता दिया। एल्काइन का फार्मूला आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन कौन सीरियस हैं पढ़ने में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पादप कोशिकाओं में मौजूद किसकी मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं के संरचना में परिवर्तन कर देती है? बहुत ही आसान सवाल, इसका राइट आंसर जल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बन C4+ आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है? तो इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई अगर देखा जाए, जो कार्बन है C4+ आयन बनाने में असमर्थ होता है क्योंकि मेरे भाई इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए यह असमर्थ होता है C4+ बनाने में। ठीक है ना मेरे भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया आपके ग्रुप डी के पेपर में। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई पेपर के लिए। ठीक है ना, किसी दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करे। तो कोई भी एक गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या -20 है मेरे भाई। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, -20 सेंटीमीटर है। क्या बताना है? फोकस दूरी बताना है। फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है F = R/2 होता है। R का वैल्यू दिया, माइनस का 20 दिया और बाई 2 कट जाएगा मेरे भाई, माइनस का 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा ऑप्शन में आपको दिखेगा -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन दिया गया, गर्म करने पर कॉपर तांबा पाउडर की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। हाँ भाई, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये कथन बिल्कुल सही लिखा गया। कथन 2 में दिया गया, यदि इस गर्म किए गए पदार्थ कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो सतह पर मौजूद काली परत भूरी हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही है। तो हमारा कथन 1 और 2 दोनों के दोनों कथन भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा गया, तत्वों के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन का अनुसार सही क्रम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन और लिथियम। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनो, फ्लोरीन का कितना होता है परमाणु क्रमांक याद है? तो ध्यान रखना 9 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है और साथ में कार्बन का 6 होता है और लिथियम का 3 होता है। ये तो आपको याद ही होगा मेरे भाई। ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यानी बाह्यतम कक्षा में उनके कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? ठीक है, ध्यान रखना। तो फ्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 होता है और ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 होता है और कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 होता है और क्या है, लिथियम, लिथियम के बाह्यतम कक्षा में 1 होता है। अब आप इसको सही अनुसार क्रम में बैठा सकते हैं, इसलिए फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन उसके बाद कार्बन, उसके बाद लिथियम हो जाएगा। आप ये संख्या देख के संयोजी इलेक्ट्रॉन से आराम से इस प्रश्न का उत्तर कर सकते थे। आपको परमाणु क्रमांक आपको ध्यान में रखना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है? हाँ ये प्रश्न आसान है, तापदीप्त लैंप आपका करेक्ट होगा, साथ में इलेक्ट्रिक गीजर जो है ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है, तापदीप्त लैंप और इलेक्ट्रिक गीजर, ये दोनों के दोनों विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। फॉर्मूला याद है ना, H = I² RT। भाई इस फार्मूला को बिल्कुल नहीं भूलना है, पेपर में यहाँ से काफ़ी प्रश्न देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी से पकाने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। कोई भी खाद्य पदार्थ है जिसको जल्दी पकाना रहता है, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला याद है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो बताइए। बेकिंग पाउडर, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर, इन चारों के फॉर्मूला आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित प्रकाश किरण के बीच का कोण क्या होता है? तो विचलन कोण के बीच का कोण होता है आपतित किरण और निर्गत किरण मेरे भाई। ठीक है, आपतित किरण और निर्गत किरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो गुड़ जो हम लोग खाते हैं मेरे भाई, ठीक है, गुड़ आपके यहाँ क्या इसको गुड़ ही बोला जाता है? आप कमेंट में बताइएगा कि आपके यहाँ, आपके तरफ गुड़ को किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा खाद्य पदार्थ में अगर आयरन प्रचुर मात्रा में पूछा है तो गुड़ आपका करेक्ट आंसर। प्रश्न पूछा गया, सार्वत्रिक सूचक से परीक्षण करने पर 5 बिलियन ABCDE के pH मान क्रमशः 4, 1, 11, 7, 9 प्राप्त हुए। इन विलयनों के लिए H+ आयन सांद्रण के बढ़ते क्रम में pH मान क्या होगा मेरे भाई? ठीक है, देखो मेरे भाई जिसका pH मान ज़्यादा है उस पर मेरे भाई H+ आयन कम होगा, जिसका pH मान कम है मेरे भाई उस पर H+
आयन की मात्रा अधिक होगी मेरे भाई, ठीक है। अब आप देखो, ए के लिए लिखा गया 4, बी के लिए 1, सी के लिए 11, डी के लिए 7 और ई के लिए 9। आपको सही क्रम में सजाना है। तो सबसे अधिक मेरे भाई किसके लिए है, तो सी के लिए, यानी इस पर H प्लस आयन सबसे कम होगा भाई, ठीक है ना। और उसके बाद ई आता है, ई के लिए लिखा गया है मेरे भाई 9, और फिर आ जाएगा डी यानी कि 7, और ए आएगा मेरे भाई 4, और लास्ट में कौन आएगा, बी आएगा, क्योंकि इसका पीएच मान केवल 1 है। यानी बी के ऊपर देखा जाए तो H प्लस आयन की मात्रा सबसे अधिक होगा मेरे भाई, बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। और सी को देखा जाए तो मेरे भाई बहुत ही कम अम्लीय होगा, क्योंकि इस पर H प्लस आयन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 80 में पूछा गया, जियोमॉर्फोलॉजी जो कि भौतिक भूगोल की एक शाखा है, इनमें से किस क्षेत्र के अध्ययन के लिए समर्पित है। भू आकृतियों का अध्ययन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। करेक्ट आंसर होगा मेढक में मेरे भाई दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। यह प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई, याद करो दोहरा परिसंचरण किस में होता है, तो सर्पों में होता है, मछलियों में होता है और गरुड़ों में होता है। अगला प्रश्न, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हिमालय के किस पुष्प में पुतिरोधी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसलिए यह खरोचों को ठीक करने में मदद कर सकता है। जो भी हमारे शरीर पे खरोच आता है उसको ठीक करने में मदद करता है ब्रह्म कमल। ये हिमालय के एक पुष्प के रूप में इसको जाना जाता है, ब्रह्म कमल को, जो कि एक पुतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक गुण वाला होता है पुष्प, याद रखेंगे कौन सा, ब्रह्म कमल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लोरीन होगा मेरे भाई। फ्लोरीन का बताओ परमाणु संख्या क्या होता है और इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। कमेंट बॉक्स में बताना चाहो तो मेरे भाई बिल्कुल आज़ाद हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, यहाँ मैं डिटेल्स में बता देता भाई, लेकिन सब कुछ हम ही करेंगे तो आप क्या करोगे भाई। आपके लिए एक एक प्रश्न का सोल्यूशन कराना, एक एक प्रश्न इकट्ठा करना, वीडियो अपलोड करना भाई बहुत मेहनत लगता है, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। प्रश्न पूछा गया, रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है, चयनित पदार्थ में इनमें से कौन से गुण होने चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, उच्च तापमान पर चमकने की क्षमता होनी चाहिए और उच्च प्रतिरोध भी होना चाहिए। ये फिलामेंट की गुण है मेरे भाई, जो कि रमेश बना रहा था। तो रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन किया और चयनित पदार्थ में इनमें से कौन सा गुण होना चाहिए, तो उच्च तापमान पर चमकने की क्षमता होना चाहिए, तभी तो बल्ब ज़्यादा प्रकाश देगा, और उसका उच्च प्रतिरोध भी होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 कथन आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, फ्लोएम पौधे का संवहनी उत्तक होता है जो का परिवहन करता है, तो पोषक तत्वों का परिवहन करता है फ्लोएम, भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम, ये भी आपको ध्यान रखना है। जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम करता है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, 100 नंबर प्रश्न है कि के उपयोग से पर्यावरण के अनुकूलन कैरी बैग तैयार किए जा सकते, तो कागज आपका करेक्ट आंसर होगा। कागज के उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल कीजिएगा तो पर्यावरण के अनुकूल हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कागज। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट मेरे भाई 25 साइंस यानी विज्ञान के प्रश्न, जो कि आपके ग्रुप डी के 22 अगस्त 2022 को पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। वीडियो में बनाने में भाई बहुत मेहनत लगा है, देखते हैं क्या आप एक लाइक कर सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।